डियर स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रैक्टिकल नीड्स बेस्ड और स्ट्रेटेजिक बेस्ड जेंडर नीड्स. In this lectures I am going to discuss practical needs, practical gender needs. तो जो practical gender needs are the needs women identify in their socially accepted roles in the society, and practical gender needs do not challenge the gender division of labor or women's subordinate position in the society, although rising out of them. कि जो प्रैक्टिकल बेस्ड जेंडर नीड्स है वह समाज में, सोसाइटी में हमारा जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, जेंडर बेस्ड डिवीज़न ऑफ लेबर है, श्रम का विभाजन है, काम का विभाजन है, उसको चैलेंज नहीं करता है, चुनौती नहीं देती है. और जो विमेंस सबऑर्डिनेशंस है, उस विमेंस सबऑर्डिनेशंस को भी वो चैलेंज नहीं करती है, बल्कि उसे एक्सेप्ट करती है. Practical gender need are a response to immediate perceived necessity of identity within a specific context, and they are practical in nature, often concerned with the inadequate in living conditions such as the water provisions, health care, employment. Unlike strategic gender needs, practical gender needs are formulated from the experience of women, and it include their day-to-day life of the survivals होती है, like food, fuel, fooders, water, access to health, etc. etc. The practical gender need can be sorted out at the grassroots level if local governments and the decision-making structures closest to society and sensitive towards the women's issue. सो इस तरह से जो प्रैक्टिकल नीड्स है डे टू डे लाइफ में, जो वीमेंस की नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उससे जुड़ी हुई होती है. और इसको जो है प्रैक्टिकल जेंडर नीड्स को जो डिस्क्रिमिनेशंस होती है उसको ग्रास रूट लेवल पे या लोकल सेंसिटाइजेशंस के थ्रू इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ये जो प्रैक्टिकल नीड्स होती है, एज अ वीमेन दे हैव डुअल्स रोल्स. इस सोसाइटी में महिलाओं का एक डुअल्स रोल है. हम लोग लगातार कंटिन्यूअस इसको डिस्कस करते आ रहे हैं अबाउट द डुअल रोल्स ऑफ वीमेन. सो एज अ वीमेन दे हैव डुअल रोल्स by managing household chores as well as the earning. When the planners make policy and meet practical gender needs, they have to consider both women's need with the reference to the domestic as well as the income earning activity, and also requirement of the community, like access to health and sanitation, access to education, proper connectivity to the basic services, opportunity to the participant in the community life. These need concerns not only the women but also for the entire community needs. The community needs it due to the gender division of labor in our society impose these activity on the women. So the planners considers these issue and effectively implement the practical gender need at the grassroots levels. All I have discussed in the needs or practical day-to-day life needs. This is not only concern or associated with the women's, but also it's a community
beliefs or understanding due to their previous socializations by the society, कि that डिवीजन जो हमारा समाज है वह इन सब कार्यों की पूर्ति कार्य या कार्य जो है उसकी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर सौंपती है। इस तरह से जो एक हमारा प्रैक्टिकल जेंडर नीड्स की जो बात करता है वह इन सारे जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई नीड्स हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उसमें जो जनरली उसको जेंडर से एसोसिएट करके, फीमेल से एसोसिएट करके देखता है, उस इशू को रेज करता है ये प्रैक्टिकल जेंडर बेस्ड नीड। ये सब डे टू डे लाइफ के, डेली लाइफ के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकताएँ हैं, उनको फुलफ़िल करना, एक तरह से जो घरेलू कह सकते हैं, जो डोमेस्टिक क्योर्स है, डोमेस्टिक नीड्स हैं, वो महिलाओं की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखी जाती है। और इस सेंस में महिलाएं जो है एक डुअल रोल को प्ले करती है। एक तो होम बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारा देखना, और दूसरा अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारे वुमेन्स के ऊपर सोसाइटी द्वारा इम्पोज किया जाता है या सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन उसको किया जाता है। तो ये सारे जो हैं प्रैक्टिकल जेंडर्स नीड के कंसर्न से जुड़ा हुआ होता है कि प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं। तो इस संदर्भ में जो प्रैक्टिकल जेंडर नीड्स का कॉन्सेप्ट है ये है कि डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, फूड्स की, फ्यूल्स की, कुकिंग की, इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है सोसाइटी में विमेन से एसोसिएट करके और जोड़ करके देखा जाता है, उसकी बात किया जा रहा है इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। अनदर जो कॉन्सेप्ट है वह है जेंडर एनालिसिस। कि जेंडर एनालिसिस क्या है? तो जेंडर एनालिसिस की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, एक तरह से अप्रोच के रूप में ये देखा जाता है कि जेंडर एनालिसिस रेफर टू द variety of approaches and method used to assess and understand the differences in the lives of women and men। की जो डिफरेंट अप्रोच हैं, डिफरेंट मेथड्स है, वह महिलाओं और पुरुषों के बीच के उनके जो लाइफ्स है, उनके रिक्वायरमेंट्स है, उसको अलग अलग तरह से मेजर करने का एक अप्रोच है। गर्ल्स एंड बॉयज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग देम इंक्लूडिंग, कि जो सोसाइटी में चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़के हैं, लड़कियां हैं, एंड उनके बीच का जो डिवीजन ऑफ लेबर्स के रूप में या वेरियस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड के संदर्भ में देखते हैं कि दियर एक्सेस टू रिसोर्स एंड द अपॉर्चुनिटी, इनका जो गर्ल्स का, फीमेल्स का या मेल का किस तरह से जो कम्युनिटी रिसोर्स है, सोसाइटी रिसोर्स है, तो उस सोसाइटी रिसोर्स में या जो कम्युनिटी का, सोसाइटी की जो में जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो उसमें किस तरह से मेल्स और फीमेल्स के बीच या गर्ल्स और बॉयज के बीच डिफ्रेंशिएट होता है, उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने का एक जो किया जाता है वो जेंडर एनालिसिस कहलाती है। जो भी रिसोर्सेस हैं, जो अपॉर्चुनिटी है या सोसाइटी में कोई एक्टिविटी प्ले होती है जो कि जेंडर के आधार पर कहीं डिफरेंसेज या डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, कि कुछ वैसी एक्टिविटीज़ या अपॉर्चुनिटी हैं जहाँ पर कि ड्यू टू फीमेल्स या गर्ल्स जेंडर्स दे आर कंस्ट्रेंट, कि उनको बाधा उत्पन्न होती है और वो फ्रीली जो है इक्वली एक्सरसाइज रिसोर्स के एक्सेस करने में या अपॉर्चुनिटी को, एक्टिविटी को परफॉर्म करने में इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। तो ये अप्रोच जो होता है देखने का, वो जेंडर एनालिसिस अप्रोच
कहलाती है कि इट इज़ अ प्रोसेस दैट आइडेंटिफाई द varied and different roles and responsibility that women and men and girls and boys play have in the family कि जो अलग अलग डिफरेंट तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, उसको मेल और फीमेल या गर्ल्स या बॉयज अपने परिवार में या सोसाइटी या समाज में किस तरह से प्ले करते हैं। अब कम्युनिटी है, इकोनॉमिक है, लीगल है, पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर्स कि जो चाहे हमारा पारिवारिक संरचना है, हमारा सामुदायिक संरचना है, हमारा पूरी जो समाज है या आर्थिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, लीगल सिस्टम्स या पॉलिटिकल सिस्टम्स है, जो हमारी सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना में गर्ल्स और बॉयज या मेल और फीमेल किस तरह से डिफरेंट रोल प्ले करते हैं या सोसाइटी का किस तरह से डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होता है, उन चीज़ों को स्टडी करना कि जेंडर पर्सपेक्टिव से किया जाता है, तो दैट इज नोन एज जेंडर एनालिसिस कि जेंडर एनालिसिस इज एन द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन ओवरऑल एनालिटिकल प्रोसेस that successfully development programs of the social change require. Gender analysis is a way of seeing, analyzing a problem, situation and solution with the awareness of the gender relations and in order to identify the gender issue. कि जो जेंडर एनालिसिस है वो क्या है कि एक तरह से वे है कि किसी भी प्रॉब्लम को, सिचुएशंस को आप एनालाइज करते हैं, देखते हैं और उसको देखने में जो पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है, वो जेंडर सेंसिटाइज के रूप में देखना चाहिए कि जब हम जेंडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए या जो कोई प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि जो सोसाइटी में या कम्युनिटी में या हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर्स है, वो सोशल स्ट्रक्चर्स में कोई जेंडर से रिलेटेड इशू हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिजॉल्व किया जा सके और सॉल्व किया जा सके। The key element of the gender analysis should include the identification of the similarities and differences between men and women and amongst the women कि जो मेन जेंडर एनालिसिस का जो मेन इशू है, मेन मुद्दा है कि जो की एलिमेंट्स है वो जेंडर एनालिसिस में क्या होता है कि यह आइडेंटिफाई करती है कि जो मेल और फीमेल के बीच या पुरुष या स्त्री के बीच किस तरह से कार्यों में या डिवीजन ऑफ लेबर्स में या रोल्स जो है उसमें किस तरह की सिमिलरिटीज है या डिफरेंसेज हैं। तो मुख्य रूप से जेंडर एनालिसिस के तहत हम इन चीज़ों को देखते हैं कि कोई भी जो सोसाइटी में जो डिवीजन ऑफ रोल्स है, डिफ्रेंसिएशंस है या कार्य का जो बंटवारा है, उसमें सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन किस रूप में है कि जेंडर से मेल्स और फीमेल से डिफरेंस जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको जेंडर पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाता है। तो वह जेंडर एनालिसिस कहलाती है कि किसी भी चीज़ को आप जेंडर के पर्सपेक्टिव से उसको एनालिसिस करना या देखना, दैट इज जेंडर एनालिसिस। अनदर जो कॉन्सेप्ट है वह है जेंडर गैप या जेंडर गैप इंडेक्स। पहले भी इस तरह के हम चर्चा कर चुके हैं कि जेंडर गैप क्या है, कि जो जेंडर गैप एक तरह से इंडेक्सिंग है, मेजरमेंट इसके आधार पर हम करते हैं, देखते हैं कि जो किस तरह से मेल और फीमेल और डिफरेंस जो जेंडर्स हैं उनके बीच डिस्पैरिटी है और इनडिफरेंसेज है, इनइक्वालिटी है, लैक ऑफ इक्विटी है, तो उसको जेंडर गैप इंडेक्स के रूप में देखा जाता है।
तो इस तरह से जो द जेंडर गैप इंडेक्स assess the countries on how well they are dividing their resources and opportunity among their male and female populations। कि किसी भी कंट्री में, किसी देश में या सोसाइटी में जो उसका रिसोर्सेस अवेलेबल्स है, उन रिसोर्सेस को मेल और फीमेल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। अब यहाँ पर जब हम रिसोर्सेस की बात करते हैं तो इसमें रिसोर्सेस में अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगा, एक्सेस भी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाती है। कि कोई जो चाहे एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो एजुकेशन से एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटी है महिलाओं को या गर्ल्स को किस लेवल तक एक्सेसिबल है, या मेल को फीमेल को किस लेवल तक एक्सेसिबल है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो ये डिफरेंस जो होगा वो जेंडर गैप कहलाएगा। सो द अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी किस रूप में है मेल्स और फीमेल्स के बीच में। तो एक ग्लोबल फिनोमेना है कि जो जेंडर गैप्स इंडेक्स है या जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्स है, चाहे वो पॉलिटिकल रिसोर्स हो, सोशल रिसोर्स हो, एजुकेशनल रिसोर्सेस हो, इकोनॉमिक हो, हेल्थ इशू हो, हेल्थ सर्वाइवल्स हो, डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं उसमें मेल और फीमेल में किस तरह से गैप है उनके एक्सेसिबिलिटी को लेकर के, और दीज आर नोन एज द जेंडर गैप इंडेक्स। ये जेंडर गैप इंडेक्स कहलाती है। ये जो इंडेक्स है कि इंडेक्स सर्व एज द कैटलिस्टिक फॉर द ग्रेटर अवेयरनेस एज अ ग्रेटर चेंजेज बिटवीन द पॉलिसी मेकर। कि जो जेंडर गैप या जेंडर गैप इंडेक्स का क्या फंक्शंस है, क्या यूज है, कि क्यों इसकी स्टडी किया जाता है, या कॉन्सेप्ट की जो है क्यों इस कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया गया या अराइव किया गया। तो इस तरह का जो जेंडर गैप इंडेक्स है वो पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करती है, या हम सोसाइटी में जो चेंज की बात करते हैं तो चेंज लाने में जो पॉलिसी मेकर्स हैं या प्रोग्राम्स फ्रेमर्स हैं उनको हेल्प करती है। कि अगर जेंडर गैप जहाँ जिस सोसाइटी में अधिक है तो वहाँ पर हम अगर कोई सोशल पॉलिसी बनाते हैं, कोई सोशल प्रोग्राम चेंज को लेकर के लाते हैं, तो ये जो गैप है जेंडर इंडेक्स गैप है, चाहे एजुकेशनल प्रोग्राम हो, एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी हो, या गर्ल्स को कोई विशेष स्पेसिफिक प्रोविजंस अवेलेबल करवाना हो, तो उस तरह के प्रोग्राम्स में जेंडर गैप इंडेक्स जो है हमें हेल्प करती है। और ये जो जेंडर गैप इंडेक्स है वो एक तरह से जो समाज में इनइक्वालिटी अवेलेबल है बिटवीन मेन और वीमेंस, कि स्त्री और पुरुष में जो समाज में असमानताएं वो है, उन असमानताओं को समझकर और उसको सॉल्यूशन करने में, हल करने में, रिजॉल्व करने में जेंडर गैप इंडेक्स की अवधारणा या कॉन्सेप्ट जो है वह मदद करती है। तो मेजर जो है 4 इसको कैटेगरीज में करके डिफाइन करके देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पर जेंडर जो है वो इनइक्वालिटी अवेलेबल्स है बिटवीन मेन एंड वीमेन। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि जो इकोनॉमिकली पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी है, लाइक द डिफरेंसेज इन द सैलरी होती है, पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स होता है, और पार्टिसिपेशन इन द हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट होती है। कि कई ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि महिलाओं को रिस्ट्रिक्ट करती है, महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देती है, या कई ऐसे सारे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर महिलाओं को तो अलाउ भी नहीं होती है। अगर अभी हाल फिलहाल या जो नियर एक्सीडेंट देखेंगे कि जो ये गवर्नमेंट की डिसीजंस आए थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में और एनडीए की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें गर्ल्स को अलाउ
लेट अलाउ किया गया है और प्रेजेंट टाइम में भी इसको परमिशन दिया गया है कि दे आर ऑल्सो एबल टू पार्टिसिपेट इक्वली। तो इस तरह से और बहुत सारे ऐसे कुछ, जैसे फाइटर्स विमान है, तो फाइटर्स विमान को चलाने के लिए महिलाओं को अलाउ नहीं होती थी, या जो कुछ ऐसे हाई लेवल के स्किल्ड आर्म फोर्स में या आर्मीज में जो कुछ पोजीशंस होते हैं जो वीमेंस को रिस्ट्रिक्ट करती है, तो इसमें एक गैप है पार्टिसिपेशन लेवल पे। तो इसको इस कैटेगरी के अंदर देखा जाता है कि जो जेंडर गैप है वो कहाँ पे, एक तो इकोनॉमिकली पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में भी है। जैसे सैलरीज वगैरह की बात भी करें, खास करके प्राइवेट सेक्टर्स में, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट होती है तो वहाँ पर तो सैलरी जो है मेल हो या फीमेल हो इसके आधार पे नहीं डिसाइड किया जाता है, एज अ पोस्ट जो है सैलरी डिसाइड की जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में, कंपनीज में मेल और फीमेल के सैलरीज में पैरिटीज जो है, डिफरेंसेस जो है वो पाए जाते हैं। तो वहाँ पर इनइक्वालिटी होती है बिटवीन मेल और फीमेल। तो उसको जेंडर गैप इंडेक्स के रूप में जेंडर गैप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, जेंडर गैप है जो कि इनके एक्सेसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी को रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा जो एरिया है वह है एजुकेशनल अटेनमेंट की, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से शैक्षणिक जो एक्सेस है, शिक्षा के संदर्भ में, एजुकेशन के संदर्भ में जो असमानताएं हैं, वहाँ पर मेल और फीमेल के बीच डिफरेंसेस और गैप जो है वो देखा जाता है। ये एजुकेशनल जो अटेनमेंट की बात करता है, एजुकेशनल एक्सेस की बात जो किया जाता है, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी तो है, एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है कि सबको, चाहे गर्ल्स हो या मेल हो, फीमेल हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बट द गर्ल्स आर फेसिंग सम socially structurally constructed situation in their society, so that are not able to get equal opportunity like as a boys और मेल्स पार्टिसिपेंट्स। सो अभी किस किस लेवल पे है कि आउटकम लेवल्स पे भी है, आउटकम एंड एक्सेस टू द बेसिक एंड द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन कि एक्सेसिबिलिटी में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, आउटकम डिफरेंसेस हैं ही, चूँकि जेंडर बेस्ड कुछ जो स्पेसिफिक नीड्स होती हैं उस नीड को अगर एजुकेशन अटेनमेंट में नहीं फुलफिल किया जाता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी दे भी जाती है तो गर्ल्स जो है इक्वली उस रिसोर्सेज को नहीं एक्सेस कर पाती हैं। तो इस तरह से एजुकेशनल अटेनमेंट में भी जेंडर इनइक्वालिटी देखा जाता है और यहाँ पर जेंडर गैप्स पाया जाता है एजुकेशन में, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक हर लेवल पे सिचुएशंस को देखा जाता है। जनरली हम लोगों ने फील किया है इस एजुकेशनल अटेनमेंट लेवल पे कि जेंडर गैप किस तरह से देखा जाता है। ये जब ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं, इंटर्नशिप के दौरान भी देखा गया, तो कई ऐसे इंस्टेंस हमारे ऑब्जर्वेशंस में आए कि अगर एक ही फैमिली में अगर एक स्मार्टफोन है और एक ख़ास करके मिडिल क्लास या लोअर क्लास लेवल के फैमिलीज में देखा जाता है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या इक्विपमेंट्स जो हैं ऑनलाइन के लिए रिक्वायरमेंट हैं, तो कई ऐसे रिस्पॉन्सेज से पता चला कि गर्ल्स आर सेइंग दैट्स इन माय फैमिली ब्रदर हैव एक्सेस द मोबाइल नंबर, so when the brother's class is over then I got the mobile phones and do not able to take the live classes or classes as parallelly as their ब्रदर्स। तो इस तरह की कुछ एजुकेशनल अटेनमेंट्स हैं और इस तरह के कई सारे इंस्टेंसेस देखा जाता है जहाँ पर कि गर्ल्स को
अपॉर्चुनिटी तो है, बट ड्यू टू द सोशल्स डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंसेस दे हैव सम रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। तो ये भी एक उनके एक्सेस को एक कंस्ट्रेंट करती है। जो अदर्स अटेंडेंट्स का इशू देखा जाता है वो है पॉलिटिकल, कि पॉलिटिकल इशू है कि जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर गैप कहाँ है, तो पॉलिटिकल सिस्टम्स में है, या पॉलिटिकली एम्पावरमेंट की बात जो करते हैं वहाँ पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी मेल और फीमेल के बीच डिफरेंसेस गैप देखे जाते हैं। आउटकम ऑन द रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स, पहले भी इस इशू को हमने डिस्कस किया है कई जगहों पे, कि जो हमारी राजनीतिक संरचना है या राजनीतिक सशक्तिकरण की जो बात करते हैं वहाँ पर भी चाहे पार्टिसिपेशन का लेवल हो, डिसीजन मेकिंग का लेवल हो, उसमें जेंडर गैप जो है वो देखा जाता है। लोकसभा राज्यसभा में इसमें जो पार्लियामेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशंस नहीं हैं, और अगर लोकल बॉडी की बात करें, पंचायती राज सिस्टम की बात करें, पॉलिटिकली इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर महिलाओं की पार्टिसिपेशन तो है डिफरेंट राज्यों में, विमेन जो है विमेन रिजर्वेशंस की बात की गई है, और जिसके कारण उनका पार्टिसिपेशन तो आया है, लेकिन फिर भी डिसीजन मेकिंग कंट्रोल मोर और लेस जो है मेल पार्टनर्स की ओर से वहाँ पर इन्फ्लुएंसेज करता है। तो यहाँ जेंडर गैप से और जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। एंड अदर जो जेंडर गैप जो देखा जाता है वह हेल्थ और सर्वाइवल के इशू में भी देखते हैं, कि जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, या जो उनकी जीवन यापन से संदर्भित होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सेक्स रेशियो, बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जनरली देखा जाता है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अगर स्टैटिकली रूप से देखा जाए तो फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होता है मेल से, कि जो जीने की जो प्रत्याशा है एवरेज होती है। हालांकि वो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है स्टैटिकली जो डिजाइन अनाउंस्ड होती है वो एक एवरेज होता है, लेकिन हर एक अगर इंडेक्स जो ये पब्लिश्ड होती है NSSO के द्वारा, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस है, या वेरियस जो इंडेक्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के डेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के डेटा को, या जो HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो पब्लिश होती है, तो उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर देखा जाए तो वीमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक होती है। सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो में हमेशा जो है फीमेल से सेक्स जो है वो बॉयज की तुलना में कम है, या जो वीमेंस हैं वो मेल्स की तुलना में कम है, हमेशा ऑलवेज रहता है। अगर हम 1901 से लेकर के 2011 तक के सेंसस को देखें, यानी 1901 से लेकर के 2001 तक की जनगणना जो पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट है, वो सेंसस रिपोर्ट को ऑब्जर्व किया जाए तो वहाँ पर जेंडर गैप जो इंडेक्स है ये हेल्थ और सर्वाइवल के इशू का वो देखने को मिलता है, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी और सेक्स रेशियो ऑलवेज जो है बिलो रहता है, और इधर कुछ से बीच में जो है सेक्स रेशियो में थोड़ा सा सुधार हुआ था, लेकिन फिर भी अभी जो वीमेंस पॉपुलेशंस है या गर्ल्स पॉपुलेशन है, चाहे 0 to 6 एज में लें या 6 to 14 एज में लिया जाए या ओवरऑल पॉपुलेशंस को लिया जाए, जो सेक्स रेशियो है वो बिलो कम ही होता है, लोअर ही होता है। तो यह हेल्थ और सर्वाइवल के इशू से आ जाते हैं। यहाँ पर भी जेंडर गैप इंडेक्स देखा जाता है कि फीमेल्स का जो रेशियो है वो कम है। अनदर जो इशू है, कॉन्सेप्ट है, टर्म है, वह है जेंडर पॉलिसी का। कि जेंडर पॉलिसी क्या है, कि नीति, ये जो नीति है, तो ये जेंडर पॉलिसी क्या है,
करती है। ये अवधारणा जो है जेंडर पॉलिसी का कि जेंडर पॉलिसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल इट्स ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी programs and project and involve the building and a culture that understand the issue and policies। कि जो जेंडर नीति जो है कि जेंडर से लैंगिक नीतियाँ जो है पूरी जो पॉलिसी बनती है, प्रोग्राम्स बनते हैं या कोई प्रोजेक्ट से जो है वो लॉन्च किया जाता है, तो इसमें देखा जाता है कि जनरली रेस्पेक्टिवली जो है जेंडर गैप, मेल और फीमेल के बीच में गैप देखा जाता है और ये डाइवर्सिटी को जो है रिफ्लेक्ट करती है और उसमें जेंडर रिलेटेड कंसर्न्स देखे जाते हैं, जेंडर रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं, चाहे वो कोई पॉलिसी हो, पब्लिक पॉलिसी हो, पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन सब प्रोजेक्ट में, पॉलिसीज में जेंडर रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं, जेंडर रिलेटेड कंसर्न्स देखा जाता है। तो जेंडर पॉलिसी क्या करती है कि उन कंसर्न को रेज करता है, उसको एड्रेस करने का प्रयास करता है कि जो कोई भी जेंडर पॉलिसी बनती है, सामान्य पॉलिसी बनती है, उसका जो ऑब्जेक्टिव जो फिट किया जाता है, फिक्स किया जाता है, वह नॉट रिलेटेड टू जेंडर स्पेसिफिक होता है। किसी भी पॉलिसी का या प्रोग्राम्स का जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होता है और उस कॉमन ऑब्जेक्टिव में गर्ल्स या फीमेल्स, मेल्स आर नॉट एडजस्टेड इक्वली। तो वहाँ पर जेंडर गैप जो है, जेंडर इशू जो है, जो एड्रेस होनी चाहिए थी, वो उसमें सही तरीके से उस इशू को एड्रेस नहीं कर पाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, टुवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव क्लियर इंडिकेटर नीड टू बी डिफाइन एंड इवेल्युएट द एक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से कमिटमेंट टुवर्ड द जेंडर इक्विटी एंड ऑन द पीरियडिकल बेसिस। कहता है कि द पॉलिसी सीक टू इंश्योर द ग्रेटर कंसिस्टेंसी ऑफ द जेंडर प्रिंसिपल्स, policies and practices across the organizations and to provide the accountability framework in the relation to the gender against which all staff can accountable and against which the organization can audit itself। कि जेंडर पॉलिसी की जो कॉन्सेप्ट है, भावना है, वह ये कहता है कि किसी भी तरह की जो पॉलिसी बनती है, जो नीतियाँ बनती है, कार्यक्रम बनते हैं, उसमें जेंडर के इशू को स्पेसिफिकली रूप से जब एड्रेस नहीं किया जाता है, तो इन चीज़ों से जो है उस चीज़ को अगर पर्सपेक्टिव्स के रूप में देखा जाए, जेंडर्स पर्सपेक्टिव के रूप में, तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट और परिणाम आ सकता है। और हम अगर जो वुमेन्स एम्पावरमेंट्स की या वुमेन्स इक्वालिटी की जो बात करते हैं, जेंडर्स इक्वालिटी की जो बात करते हैं प्रिंसिपल्स में, ये जब हम पॉलिसी फ्रेम करते हैं, कोई नीतियाँ बनाई जाती है, उस समय इन इशू को एड्रेस करने की बात को रीच करता है जेंडर पॉलिसी। कि कोई अगर पॉलिसी बनाई जाए तो वो जेंडर पर्सपेक्टिव को उसमें ध्यान में रखा जाए। अभी जेंडर पर्सपेक्टिव से मतलब यहाँ पर है कि अगर कोई नीतियाँ बनती है तो या प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, तो सामान्य रूप से नहीं, उसमें महिलाओं की जो स्पेसिफिक जेंडर नीड्स होते हैं, जो जेंडर बेस्ड नीड्स की बात कहते, तो उस जेंडर बेस्ड नीड को एड्रेस किया जाना चाहिए पब्लिक पॉलिसी के फ्रेमवर्क में। कि अगर कोई पब्लिक पॉलिसी बनती है, तो आम पॉलिसी है, जनरल पॉलिसी भी है, तो उसमें जेंडर की जो स्पेसिफिक नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है, जेंडर बेस्ड जो नीड्स हैं, उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह कहती बेसिकली ऑब्जेक्टिव है इसका जेंडर पॉलिसी का। कि जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं और महिलाओं को या गर्ल्स के या जो जेंडर्स हैं जो इक्वली एक्सेसिबल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए उस पॉलिसी में या प्रोग्राम्स में या प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक केयर करने की
ज़रूरत होती है, वो है जेंडर पॉलिसी। ये अगर कोई भी डिफरेंट पॉलिसी को ऑब्जर्व करके आप देखेंगे तो एक समान कॉमन इक्वल फ्रेमवर्क में सबको एक इक्वल नज़र की दृष्टि से बनाया जाता है। एक्सेप्ट देखा जाता है जनरली जब बजटिंग पास होती है या इनकम टैक्स का स्लैब जो डिज़ाइन किया जाता है, वहाँ पर महिलाओं के लिए टैक्सेशन में कुछ स्पेसिफिक रिबेट जो है वो दी जाती है। तो ये सारे इन इशू को एड्रेस करने के लिए होता है। थैंक्स। लास्ट प्रीवियस क्लासेज में हमने अभी तक बहुत सारे वेरियस जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे हैं। सो ऑल दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट विच यू हैव कम अक्रॉस योर रीडिंग्स, योर डिस्कशन, चाहे जेंडर पॉलिसी हो, जेंडर गैप इंडेक्स हो, जेंडर बेस्ड नीड हो, स्ट्रेटेजी हो, पैट्रियार्की है, या डिफरेंट वेरियस अभी तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ऑल आर बेसिक कॉन्सेप्ट यूज्ड इन जेंडर एंड स्कूलिंग पेपर और जेंडर स्टडीज़। जब हम जेंडर स्टडीज़ की बात करते हैं तो इन सब अवधारणाओं से रूबरू होते हैं, या ये सब सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो हमने पूरी कोशिश किया है अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, चाहे लाइव इंटरेक्शन हो, लाइव डिस्कशंस हो, या पीपीटी के थ्रू जो मैंने एक्सप्लेन किया, पीपीटी सारे जो प्रोवाइड करवाए हैं आपको, वह बेसिक कॉन्सेप्ट को जो टर्म है उस टर्म को एक्सप्लेन करते हुए बताया गया है अभी तक की चीज़ों में। अब जो अगली क्लास से जो है हम आएंगे, बेसिक हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे आगे से। तो हमने इधर लगभग जितनी भी क्लास लिया होगा उन सब में बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्म जो हैं, जो कि यूज होते हैं हमारे इस सब्जेक्ट में, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, अगर अगली क्लास के लिए हम देखें तो हम अब आएंगे जो जेंडर से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ने हैं, उस थ्योरीज को पढ़ेंगे कि जो फेमिनिज्म के नाम से जानी जाती है। जो भी जेंडर में थ्योरी पढ़ते हैं हम, फेमिनिस्ट थ्योरी या फेमिनिज्म जानी जाती है। तो फेमिनिज्म की अवधारणा को देखेंगे, वो भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। सॉरी, लेकिन जब हम फेमिनिज्म करेंगे तो वहाँ पर से हम जो भी थ्योरीज पढ़ने हैं उसको कवर करेंगे कि फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है, कौन कौन सी थ्योरी हैं, उन थ्योरी को अगली क्लास से हम कवर करेंगे। जो कम टू द पॉइंट जो होगा, टू द पॉइंट, अपने जेंडर के जो सिलेबस है उस सिलेबस के कॉन्सेप्ट हम टॉपिक्स को कवर करके चलेंगे। इसमें भी बहुत सारे हमारे सिलेबस के कुछ बेसिक टर्म एंड कॉन्सेप्ट कवर हुए हैं, जैसे लाइक पैट्रियार्की है तो पैट्रियार्की को डिस्कस किया है, जेंडर एंड सेक्स की जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया है, जेंडर स्टीरियोटाइप जो है उसको डिस्कस किया है, जेंडर बायस जो है, जेंडर बायस को डिस्कस किया है, एम्पावरमेंट के इशू को देखा है कि एम्पावरमेंट क्या है, जेंडर एम्पावरमेंट क्या है, और बेसिक कई सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उन सारी टर्मिनोलॉजीज को भी हमने देखने का प्रयास किया है। तो ये इसी तरह से, जैसे मान लो कि हमने GDI देखा था, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स है, और जेंडर एम्पावरमेंट मेजर है, जेंडर ब्लाइंड अप्रोच भी देखा था कि जेंडर ब्लाइंड अप्रोच क्या है, फिर राइट बेस्ड नीड या राइट बेस्ड अप्रोच देखा, जेंडर स्ट्रेटेजिक नीड्स देखा या स्ट्रेटेजिक जेंडर नीड्स उसको कहते हैं, प्रैक्टिकल जेंडर नीड्स क्या है, जेंडर एनालिसिस क्या है, जेंडर गैप इंडेक्स क्या है,
जेंडर पॉलिसीज क्या है। इसी तरह से कुछ लिटरेसी इंडेक्स देखा था कि लिटरेसी इंडेक्स क्या है, तो वेरियस वेरियस लिटरेसी इंडेक्स को हमने समझने का प्रयास किया प्रीवियस की क्लासेज में। तो इस तरह से कई सारे अवधारणाओं को हमने शुरू से ही देखने के प्रयास करते आए हैं। फिर स्टार्टिंग के क्लास में हमने देखा था सेक्स, जेंडर, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन देखा था, जेंडर सोशलाइजेशन देखा था, जेंडर रोल देखा था, जेंडर आइडेंटिटी क्या है, जेंडर आइडेंटिटी। उसके बाद और क्या देखा था, वेरियस कॉन्सेप्ट हमने अभी तक कवर किए हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट थे। तो इस वेरियस बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट की क्लास से जो है हम आएंगे फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट थ्योरी पे। तो अगली क्लास में हम लोग फेमिनिज्म और के बारे में देखेंगे। Thank you so much.